होता है। इसमें कौन से योग हैं, कौन से योग नहीं हैं, उन सबको देखने के लिए हम राशि तुल्य नवांश का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब राशि तुल्य नवांश को छोड़कर अब हम बात करेंगे नवांश पे। राशि तुल्य नवांश आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया कैसे उसका उपयोग किया जाता है? बताइए। जी। टेस्ट क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राशि तुल्य नवांश के बाद हमारे पास, बताइए राहुल जी। गुरु जी, इसमें राशि तुल नवांश में और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ये पूछना था, जैसे कि एक नवांश हम निकालते हैं, उसको उस कुंडली का विशेष जो बोलते हैं, जिसको आत्मा बोलते हैं, ठीक है सर। हम्म। तो फिर उस कुंडली को हम राशि तुल नवांश में कन्वर्ट करते हैं। तो सर, मुझे हम्म। एक चीज जानना था, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडिक्शन करनी है मुझे, या उसके हम्म। बारे में अच्छे से देखना है, तो हम्म। मैं उस नवांश पे उसका विश्लेषण करूंगा या राशि तुल्य नवांश पे विश्लेषण करूंगा? वैसे राशि तुल्य नवांश हम बनाते क्यों हैं? सबसे पहली बात आती राशि। है कि हम राशि तुल्य नवांश का जी सर। निर्माण समय का अनुमान होता है। जैसे एग्जैक्ट समय कहा जाए तो आपका हमारा किसी का पता नहीं है कि एग्जैक्ट उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ए बर्थ ऑफ टाइम क्या है। हम्म। ठीक है। टाइम के हम्म। बारे में हम्म। जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। 5 मिनट आगे, 2 मिनट आगे पीछे सबके हैं। हम्म। तो वो जो हम्म। आगे पीछे है उसे हम कैसे, उसे तो फिर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हम राशि तुल्य नवांश का उपयोग करते हैं, क्योंकि नवांश में या षष्ठीयांश में या किसी भी डिवीजन चार्ट में समय के बदलते ही लग्न चेंज हो जाता है। तो यदि आप समय 2 मिनट आगे पीछे है, 10 मिनट आगे पीछे है, और फिर आपका लग्न चेंज हो जाएगा नवांश का, तो सारी की सारी चीजें जो आपका सारा का सारा प्रेडिक्शन है वो फिर धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि जब लग्न ही चेंज हो जाएगा तो प्रेडिक्शन कुछ और आप करोगे, व्यक्ति का जीवन कुछ और होगा, समय हम्म। में अंतर हो जाएगा। इसीलिए उस चीज को हम राशि तुल्य नवांश के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि इस जातक का जो लग्न है वो वही है। तो लग्न की जो राशि है उसे हम नववांश के अंदर लाकर दोनों को कंबाइन करके एक रिजल्ट निकालते हैं, जो बहुत से कुंडलियों पर जो प्रैक्टिस में देखा गया है कि यह काम कर रहा होता है। इसलिए इसे अप्लाई किया जाता है। ऐसे अब आज जो हम पढ़ेंगे वो नववांश को ही पढ़ेंगे। हम्म। जी। तो राशि तुल्य नववांश का और नववांश में विशेष कोई अंतर नहीं है, दोनों में ग्रहें वही रहेंगी जहां होने चाहिए। सिर्फ हम लग्न को चेंज कर देते हैं और ग्रह जिस राशि में है उसी में रहते हैं। ठीक हम्म। है। जी सर, वो राशि तो सेम रहती है, भाव कुछ चेंज हो जाते हैं सर। भाव चेंज हो जाते हैं तो इसलिए चेंज होते हैं हम्म। क्योंकि हमें समय एक्यूरेट पता नहीं होता है। तो समय की एक्यूरेसी के लिए हम लग्न का उपयोग करते हैं इसमें। क्योंकि दो सर मिनट सर, एक में, चीज। 4 मिनट में, बताइए। जी, जैसे कि ये तो ठीक है। एक चीज हो जाना है सर, जैसे कि मान लीजिए सपोज मैं राशि तुल नवांश या नवांश जब हम बनाते हैं, तो उसमें भी जैसे कि डिग्री वाइज, जैसे कोई चार पांच ग्रह, दो तीन ग्रह एक साथ आ जाते हैं, जैसे दो या तीन ग्रह एक साथ आ जाते हैं, तो उसमें भी हम डिग्री वाइज ही चलते हैं, जैसे लग्न में काम करते हैं। तो सर, ये हाँ, नवांश में डिग्री कैसे निकालेंगे हम कि उस ग्रह की क्या डिग्री होगी? नवांश में उस ग्रह की क्या डिग्री होगी? जब आप कुंडली बनाते हैं तो जो आप डिग्री लग्न में लेते हैं वही डिग्री आप इसमें भी लेके चलिए। ठीक है। नवांश में भी सेम डिग्री लेंगे? हाँ, सेम डिग्री आप लेके चलिए। ऐसे आप सॉफ्टवेयर से बनाते हैं किसी तो आप उसमें आपको डिग्री वो स्वयं बता देगा। ऐसे आप वही डिग्री अच्छा। लेके चलिए। एक दूसरा क्या है, डिग्री की यदि बात की जाए तो नवांश में डिग्री जो है ग्रहों की वो कम रहेगी।
जिसकी बहुत ज्यादा डिग्री है उसकी आपको कम डिग्री देखने को मिलेगी। ठीक है। जी। हाँ, जब जी। आगे बढ़ेंगे तो इस पे हम एक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक। ठीक है। ओके। तो किसी भी चार्ट, कोई भी चार्ट जो है, जो डिवीजन चार्ट है, किसी भी आंसा चार्ट को, जो डिवीजन चार्ट है वही का जो संबंधित भाव होता है, जो संबंधित भाव होता है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पुनः, किसी किसी भी आंसा चार्ट का जो संबंधित भाव है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अब कैसे महत्वपूर्ण है, जैसे हम नवमांश ले रहे हैं तो नवमांश में अत्याधिक नवमांश कुंडली में महत्वपूर्ण कौन सा भाव हमारे लिए होगा? सप्तम भाव होगा और सप्तम लॉर्ड होगा, क्योंकि जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन को हम वहां से देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम लग्न को देखते हैं, किसी भी डिवीजन चार्ट को हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लग्न को देखते हैं, क्योंकि लग्न बहुत विशेष महत्व रखता है हमारे ज्योतिष के अंतर्गत। कैसे? मान लेते हैं नवांश कुंडली का लग्न पीड़ित है, नवांश कुंडली जो है उसका लग्न पीड़ित है, वहां या तो कोई अशुभ ग्रह बैठा है पीड़ित अवस्था, अर्थात या तो लग्न में जाकर कोई शनि मंगल राहु केतु बैठ गए हैं, या फिर कार्यात्मक रूप में अशुभ ग्रह जाके बैठ गए हैं। कार्यात्मक रूप में अशुभ ग्रह बैठे हैं। अशुभ ग्रह कैसे बैठेंगे? तुला लगने की कुंडली में बुध, तुला लगने की कुंडली में गुरु किस किस भाव के स्वामी होंगे? तो गुरु जो है त्रिशडाय हो जाएंगे, तो गुरु भी चले जाएंगे लग्न में तो समस्या आ जाएगी, क्योंकि गुरु त्रिशडाय हो गए हैं। तो कार्यात्मक रूप में जो ग्रह अशुभ हैं, या जो नैसर्गिक रूप में जो ग्रह अशुभ है, यदि ऐसे कोई भी ग्रह जाकर लग्न कुंडली में बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह अशुभ वह ग्रह भाव क्या हो जाता है, लग्न क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। या लग्न का स्वामी, या लग्न का स्वामी, जैसे अभी तुला लग्न की कुंडली हम लिए तो तुला लग्न की कुंडली में शुक्र, तुला लगने के कुंडली के अंतर्गत कौन आ जाएगा? शुक्र। शुक्र मान लीजिए शनि राहु केतु मंगल या फिर गुरु, जो नैसर्गिक रूप में तो अच्छे हैं गुरु, लेकिन तुला लगने की कुंडली के लिए गुरु अशुभ है, या इनमें से कोई भी इनके साथ आके बैठ जाता है, तो स्थिति यह बनेगी कि जो नववांश कुंडली का लग्नेश है वो पीड़ित हो जाएगा। हम राशि नववांश की नहीं बात कर रहे हैं, ध्यान रहे, अभी हम नववांश की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस स्थिति में वो भाव पीड़ित हो जाएगा, लग्न पीड़ित हो जाएगा या लग्नेश पीड़ित हो जाएगा। किसी भी प्रकार परस्पर दृष्टि संबंध बना रहा हो, या वो जो तीन संबंध हमने बताए हैं, परस्पर दृष्टि संबंध, या युति में है, या वो राशि परिवर्तन कर रहा हो, शुक्र जाकर गुरु की राशि में बैठ गया, गुरु जाकर शुक्र की राशि में बैठ गए, शुक्र गुरु जो है वो नैसर्गिक शुभ है लेकिन कार्यात्मक तुला लगने के कुंडली में अशुभ हो गए हैं, तो इस स्थिति में शुक्र क्या हो जाएंगे? पीड़ित हो जाएंगे। शुक्र पीड़ित हो जाएंगे, जब शुक्र पीड़ित हो जाएंगे तो लग्न लग्न पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि शुक्र स्वयं लग्नेश है। अर्थात इतना कुछ कहने का मेरा तात्पर्य क्या है, जैसे यदि लग्न पीड़ित होता है ना तो व्यक्ति खुद पीड़ित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में नववांश कुंडली में लग्न पीड़ित होगा तो हो सकता है व्यक्ति का विवाह ना हुआ हो। लग्न पीड़ित है तो हो सकता है व्यक्ति का विवाह ना हुआ हो, या व्यक्ति खुद विवाह नहीं करना चाह रहा हो। यह कब होगा? जब D9 चार्ट का लग्न या लग्नेश पीड़ित अवस्था में होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो D9 का यदि लग्न या लग्नेश पीड़ित अवस्था में चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, तो व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगा कि भाई मुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। वो शादी के लिए खुद डिसीजन नहीं ले पाएगा। ठीक है। और उसके शादी में भी समस्या आएगी। अब इसे एक दो एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। ठीक है। नववांश कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली बनाइए। मेष लग्न की कुंडली बनाइए।
जी। मेष लग्न की कुंडली में बुध दूसरे भाव में विराजमान है। बुध दूसरे भाव में विराजमान है। सूर्य तीसरे भाव में है। बुध दूसरे भाव में विराजमान है, सूर्य तीसरे भाव में है। केतु पंचम में है। राहु एकादश में है। छठे भाव में मंगल विराजमान है। आठवें भाव में शनि है। और एकादश में राहु के साथ में चंद्रमा और शुक्र है। 12वें भाव में गुरु हैं। कुंडली पूरी हो गई। अब इस कुंडली में देखिए, लग्न किसी प्रकार आपको पीड़ित दिख रहा है, लग्न इफ्लेक्टेड है इस कुंडली में, बताइए। लग्न किसी प्रकार आपको इफ्लेक्टेड दिख रहा है। प्रथम भाव किसी प्रकार पीड़ित है इस कुंडली में। तो हमने देखा भाई, प्रथम भाव पे कोई लॉर्ड है, वहां कोई ग्रह है नहीं है। प्रथम भाव पे किसी की दृष्टि जा रही है, नहीं जा रही है। तो हम आ जाएंगे प्रथम के स्वामी पे। अब प्रथम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ है? तो प्रथम भाव का जो स्वामी है वो छठे भाव में विराजमान है। लग्नेश कहाँ गया? छठे भाव में चला गया है। और लग्न पे दृष्टि किसकी पड़ रही है? तो मंगल की ही पड़ रही है। कैसे? मंगल की आठवीं दृष्टि देखिए कहाँ जाएगी। मंगल की आठवीं दृष्टि जो है वो लग्न पे जा रही है। तो मंगल की दृष्टि भी लग्न पे है, और मंगल स्वयं लग्नेश भी है। तो मंगल दृष्टि कहाँ जा रहा है? आठ छठे भाव से। तो छठा भाव यहाँ अंकित हो गया कि छठा भाव फिगर में आ रहा है। उसके बाद फिर दोबारा छठा भाव आ रहा है हमारे पास। कैसे आ रहा है? क्योंकि लग्नेश जो है वो छठे में चला गया है। अच्छा, लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो क्यों होते हैं? झगड़े जो होते हैं आपस में वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं ना कि आपने किसी का विरोध कर दिया, या आपका किसी ने विरोध कर दिया। झगड़े इसी कारण से होते हैं, और कोई तो वजह नहीं होता है। प्रेम में तो कोई झगड़े करते नहीं है, विरोध के कारण ही झगड़े होते हैं। तो मंगल जो इस जातक के कुंडली में छठे भाव में गया है, इस जातक का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1986 का है। 86 का डेट ऑफ बर्थ है। अभी तक यह जातक अविवाहित है, इस जातक का विवाह नहीं हुआ है। मंगल कहाँ गए? छठे में गए हैं। छठा भाव विरोध का भाव है, विरोध। अब लग्नेश छठे में चला गया, तो यह जो व्यक्ति है वो विवाह पक्ष से ही विरोध है। यह व्यक्ति एक बहुत बड़ा समाज सेवी है, और इसकी इच्छा है यह अपने समाज के लिए कुछ करे। अब ये इच्छा इसके मन में क्यों आई कि भाई विवाह ना करके मैं ऐसा कुछ करूं? तो जैसे हम नववांश कुंडली को देख रहे हैं, तो भाई आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, विवाह नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा? मंगल पे दृष्टि किसकी जा रही है? देखिए, मंगल की पे दृष्टि गुरु की जा रही है। गुरु कहाँ के लॉर्ड हैं? 9वें भाव के लॉर्ड हैं, और द्वादश भाव के लॉर्ड हैं। 9वां भाव क्या है? 9वां भाव आपका हो जाता है धर्म, धर्म यात्राएं। 12वां भाव क्या है? मोक्ष है। तो यह जो जातक है वो आर्य समाज का बहुत बड़ा सेवक है, और इसकी इच्छा है कि यह आगे जाकर संतों के शरण में जाए और अपने धर्म के लिए कुछ बेहतर करे। इसलिए इन्होंने आजीवन संन्यास में रहने का संकल्प लिया है। तो यहाँ से कुंडली हमें क्लियर बता रही है इन्होंने क्यों संकल्प लिया है, इनका क्या उद्देश्य है, इनका विवाह क्यों नहीं हुआ।
क्योंकि लग्नेश पीड़ित है, तो लग्नेश की बहुत बड़ी भूमिका होती है आपकी किसी भी डिवीजन चार्ट पे। आप सप्तांश लगा रहे हो या आप नवांश लगा रहे हो, षष्ठ्यांश लगा रहे हो, कि कोई भी डिवीजन चार्ट आप ले रहे हैं, तो उसमें आपको देखना आवश्यक है कि क्या लग्नेश उसमें पीड़ित है या नहीं है। अब इससे क्या समझ में आया, लिखिएगा, इसे इसे लिख लीजिएगा, गोल्डन पॉइंट में लिख लीजिए इसे। जब कोई दशा घटित होती है, जब कोई दशा घटित होती है, उस दशा को घटित होने से पहले एक इच्छा व्यक्ति के मन में प्रवेश करती है। अब इसका तात्पर्य क्या है, इतना तो हमने लिख लिया कि जब कोई दशा घटित होती है, उस दशा को घटित होने से पहले एक इच्छा व्यक्ति के मन में प्रवेश करती है। और इसका तात्पर्य क्या है, यह कहना क्या चाह रहा है, यह यही कहना चाह रहा है उस दशा में घटित होने वाले इवेंट को लेकर वो इच्छुक होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास कुंडली लेकर आया हो, उसका प्रश्न है कि क्या मेरा विवाह होगा, या होगा तो कब होगा। तो एक इच्छा अपना लेकर आया है, वो विवाह का इच्छुक व्यक्ति है, आपके पास आया है कि मेरे विवाह के बारे में आप बताओ। ठीक है। कुंडली बी में है कि लड़के के पिता आ रहे हैं आपके पास कुंडली लेकर, वो कहे अरे ये तो शादी ही नहीं करना चाहता, समझ में नहीं आता है क्या करना चाहता है। ठीक है, तो जिसके अंदर एक इच्छा जागृत हुई कि मुझे ये करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं, जब कोई दशा घटित होती है, उस दशा को घटित होने से पहले, जैसे विवाह की दशा इस जातक के कुंडली में आ रही है, उससे ठीक पहले इस जातक के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे विवाह करना चाहिए, मुझे विवाह करना चाहिए। एक क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि लग्नेश अच्छी स्थिति में है। क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि लग्नेश अच्छी स्थिति में है। किसका लग्नेश अच्छी स्थिति में है, इस जातक के नवांश कुंडली का जो लग्न और लग्नेश है वो अच्छी स्थिति में। मनोस्थिति विवाह को लेकर इसकी अच्छी है, क्योंकि लग्न आप स्वयं है, आपका स्वयं का डिसीजन क्या है वो उस डिवीजन चार्ट का लग्न बता रहा है। लेकिन कुंडली बी में जो पिता लेके आए हैं कुंडली, उसका लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित है। वो बच्चा जो है विवाह करना ही नहीं चाहता कि मुझे विवाह नहीं करना है, उसकी इच्छा ही नहीं हो रही है। तो जो खुद चल के आपके पास आया कि भाई मेरा विवाह जो है वो कब होगा, तो उसका नवमांस की जो लग्न की स्थिति है वो ठीक है। ठीक वैसे ही यदि किसी व्यक्ति के मन में यह भाव ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो भाव न होने के कारण अगर दशा गोचर दिखा भी रहे हैं उस जातक के इवेंट को, जैसे कुंडली बी की हम बात अभी कर रहे हैं, तो कुंडली बी के अंतर्गत वो बच्चे के पिता कुंडली आपके पास लेके आए कि भाई देखिए थोड़ा इसमें विवाह का योग है या नहीं है। आपके विवाह का योग आप उसके कुंडली में देख भी रहे हो, गोचर भी बता रहा है कि विवाह बच्चे का हो जाएगा, जिससे हम इवेंट को निकालते हैं वो चीजें क्लियर कर रही हैं कि विवाह हो जाएगा। लेकिन फिर भी उस बच्चे का विवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जो उसके भाव हैं वो विवाह के अनुकूल नहीं है, विवाह से विपरीत है, विवाह से विपरीत उसके भाव हैं। और वो क्यों होता है, जब लग्न और लग्नेश पीड़ित अवस्था में होते हैं। तो हमें सबसे पहले यह देखने की आवश्यकता है कि क्या यह व्यक्ति इच्छुक है उस कार्य के लिए जिस कार्य को लेकर हमारे पास यह प्रश्न पूछने आया है। क्योंकि जब तक वो इच्छुक ही नहीं है, इसकी उसकी इच्छा ही नहीं है उस क्षेत्र को लेकर, तो आप कुछ भी बता दें, फिर उसका कोई उसके सामने मोल नहीं है। जब भाव ही नहीं है, जैसे भगवान के पूजन में हम बोलते हैं ना कि भाई भगवान का जो पूजन है वो भाव से करना चाहिए, तो यही भाव का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। यदि भाव हैं तो चीजें बेहतर है। तो हमें कुंडली देखते समय यह पता होना आवश्यक है कि जातक के प्रश्न अनुरूप उसका भाव क्या है, उसका भाव उस जातक के प्रश्न के अनुसार है भी या नहीं, अनुरूप है भी या नहीं। और यह कौन बताएगा आपको, यह उस आंसा कुंडली का लग्न बताएगा। नवांसा है, शतांशा है, षष्ठांशा है, इसमें
उस आंसर कुंडली का लग्न बताएगा कि यह जो जातक पूछ रहा है आपसे प्रश्न, यह अपने दबाव में आके पूछ रहा है या फिर भाई इसकी एक इच्छा है कि भाई मुझे कुछ करना है उस क्षेत्र में। एक तो हम लग्न और लग्नेश से समझ लिए। दूसरा आता है सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति। सातवां भाव, सेवेंथ हाउस एंड सेवेंथ लॉर्ड के की क्या स्थिति है, क्या वह पीड़ित हैं। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो विवाह के प्रस्ताव ही नहीं आएंगे, विवाह के प्रपोजल ही उसके पास नहीं आएंगे, यदि ऐसी स्थिति उसके कुंडली में बन रही हो। सप्तम भाव, अभी हम तुला लग्न को लेके चल रहे थे, ठीक है। तो तुला लग्न की कुंडली में इस कुंडली को बना लीजिए, तुला लग्न की कुंडली बना लीजिए। अभी जो एक दो एग्जाम्पल मौखिक रूप में जो लेंगे हम, वो इस पे ही लेंगे, ठीक है। आपको भी चार्ट फिर याद रहेगा, बना लीजिए। अब ये तुला लग्न की कुंडली में हमने देखा कि भाई लग्न में यदि गुरु आ जाए, शनि आ जाए, गुरु आ जाए, या शनि आ जाए, मंगल आ जाए, या केतु आ जाए, राहु आ जाए, तो इस स्थिति में ये जातक का मन ही नहीं होगा कि मैं विवाह करूं। लेकिन ठीक वही गुरु जो हैं वो आके सप्तम भाव में बैठ जाए, साथ में राहु बैठ जाए, तो क्या वह व्यक्ति विवाह करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पास प्रस्ताव ही नहीं आएगा, प्रपोजल आएगा ही नहीं कि हाँ विवाह कर लो, प्रपोजल नहीं आएगा इसके पास, तो विवाह नहीं हो पाएगी। ठीक है। यदि यहाँ गुरु राहु ना बैठे हो, यदि यहाँ गुरु और राहु ना बैठे, मंगल जो है वो एकादश भाव में चला गया और मंगल के साथ गुरु बैठ गए और राहु बैठ गए। मंगल 11 भाव में चला गया तुला लग्न की कुंडली में, और वहां मंगल के साथ गुरु और राहु बैठ गए। गुरु जो कार्यात्मक रूप में अशुभ है, और राहु जो है ना वो नैसर्गिक रूप में अशुभ है। तो इस स्थिति में इस जातक का जो विवाह है वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास प्रपोजल ही नहीं आएंगे, विवाह के प्रपोजल ही इसके पास नहीं आएंगे। और यदि ऐसे जातक का विवाह हो ही जाता है, यदि ऐसे जातक का विवाह हो भी जाता है, तो वह अपने विवाह को टिका पाने में अपने आप को काफी हद तक अपने आप को असमर्थ महसूस करेगा। 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैं जिस शहर में हूँ यहाँ की स्थिति ऐसी है कि कब यहाँ के लोग पटाखे छोड़ने लगेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ पाए। सप्तम भाव या सप्तम भाव की स्वामी की स्थिति ठीक नहीं है तो जातक का विवाह भी हो जाएगा तो अपने विवाह को वो टिका नहीं पाएगा, उसमें अपने आप को खुद असमर्थ महसूस करेगा कि भाई मुझसे जो है वो नहीं हो पा रहा है, थोड़ी समस्या आ रही है। एक महत्वपूर्ण रूल क्या है, विवाह के लिए हम 4 ग्रहों को तो लेकर चल रहे हैं, शनि को, मंगल को, राहु केतु को। राहु केतु सबसे ऊपर लेवल पे हैं जो नववांश कुंडली में समस्या देंगे। क्या उस पर चलेंगे विक्रम जी, अभी लास्ट में आपके प्रश्न को ले लेंगे, ठीक है। अभी जो चीजें हैं उसे सुन लीजिए, बेहतर रहेगा। अभी क्या है, अभी हम बात कर रहे थे कहाँ, जैसे राहु और केतु हैं, तो राहु केतु जो है वो छठे सबसे ऊपर है, विवाह में समस्या देने वाले ग्रह हैं। यदि राहु केतु आ जाए सप्तम भाव में या फिर सप्तमेश के साथ में आ जाए, मंगल, तो मंगल भी समस्या देंगे, लेकिन मंगल की जो लॉर्डशिप है वो देखनी होगी आपको कि मंगल कहाँ कहाँ के हैं। यदि मंगल कार्यात्मक रूप में फंक्शनल यदि वो बेनिफिक हो रहे हैं तो वो ज्यादा समस्या क्रिएट नहीं कर रहे हैं। शनि की ऐसी ही स्थिति है कि शनि को भी आपको लॉर्डशिप देख लेना आवश्यक है। एक और ग्रह जो है जो इस विवाह में खासकर समस्या क्रिएट करते हैं, जैसे सूर्य। सूर्य जो है वो
हम उन्हें कैसे कहते हैं कि सूर्य ना ही मैलेफिक है ना ही बेनिफिक है। वो बेनिफिक ही है लेकिन मैलेफिक नहीं है। लेकिन सूर्य खासकर विवाह के लिए या फिर कहें तो नववांश कुंडली के लिए सूर्य अच्छे नहीं माने जाते। विवाह के संबंध में सूर्य को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि सूर्य जो है ना वो सेपरेट करता है चीजों को। सेपरेशन का कारक है वो। सूर्य अलग कर देता है। यदि सप्तम में चला जाए सूर्य, कल जो कुंडली हम मिथुन लग्न की लेके चल रहे थे उसमें राशि तुल्य नवांश के अंतर्गत सूर्य कहाँ गया था? सप्तम भाव में गया था। कि तो सूर्य यदि सप्तम में चले जाते हैं तो वो अलगाव अर्थात अलग करने का कारक है। सूर्य सेपरेट कराते हैं चीजों को। और दूसरा, सूर्य जो है वो संन्यास को बढ़ावा देते हैं। सूर्य संन्यास को बढ़ावा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सन्यासी बना देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए और बहुत सारे रूल होते हैं, तब आगे होते हैं। लेकिन सूर्य संन्यास को भी बढ़ावा दे रहे होते हैं। तो सूर्य यदि है तो उसके लिए आपको सचेत रहना आवश्यक होता है। अब नववांश कुंडली के अंतर्गत चार भाव चिन्हित कर लीजिए। चिन्हित अर्थात मार्क कर लीजिए चार भावों को। ये चार भाव जो है वो नववांश कुंडली के अंतर्गत बिल्कुल ठीक नहीं माने जाते हैं। जैसे विवाह के हम बोलते हैं ना, विवाह के लिए, मैरिज के लिए एक किलर के रूप में काम करते हैं। मैरिज किलर के रूप में यह काम करते हैं, विवाह को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। ये चार भाव, ये चार भाव कौन कौन से हैं? तीसरा, छठा, आठवां और 12वां। 3, 6, 8, 12। ध्यान रहे मैं बार बार नववांश की बात कर रहा हूँ। नववांश कुंडली के अंतर्गत 3, 6, 8, 12 जो भाव हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं माने जाते हैं। अब कैसे ठीक नहीं है? 3, 6, 8, 12। 3, 6, 8, 12 भाव में बैठे ग्रह और साथ ही वो यदि इफ्लेक्शन में आ जाएं, अभी इसे दोनों को अलग अलग रखिएगा। 3, 6, 8, 12 भाव में बैठे ग्रह भी समस्या देंगे नववांश के अंतर्गत। खासकर दाम्पत्य जीवन में कब देंगे उस पर चर्चा होगी। दाम्पत्य जीवन में 3, 6, 8, 12 भाव में बैठे ग्रह समस्या देंगे। और यदि वो पीड़ित अवस्था में है तो और समस्या देंगे। जैसे ऐसे वो समस्या दे रहे हैं, यदि वो पीड़ित हो गए हैं तो और अधिक समस्या आपको यह देंगे। और यह कब देंगे? यह अपनी दशा के अंदर आपको देंगे, और ये यहां तक दे सकते हैं कि आपके विवाह को भी खत्म कर देंगे। 3, 6, 8, 12 में बैठे ग्रह यदि इफ्लेक्टेड पीड़ित स्थिति में है तो आप ऐसी कुंडली को लगा के देखिए, आपको दिखेगा कि भाई 3, 6, 8, 12 जिस जिस बच्चे जिस जाति का जिस जातक के कुंडली में 3, 6, 8, 12 में कोई ग्रह विराजमान है और वो यदि पीड़ित हैं, इफ्लेक्शन में है, और जब उनकी अंतर्दशा आई है तो जातक को समस्या क्रिएट हुआ है, उसका डाइवोर्स हुआ है। ठीक है। एक केस है, उसका डेट ऑफ बर्थ में स्मरण नहीं है। ये आपका एमपी का केस था। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को उसे दूं। यहाँ तक तो हम समझ गए हैं कि 3, 6, 8, 12 जो है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है। अब इसे पहले हम लगा के देख लेते हैं कुछ कुंडली पे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। आपको स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? सबसे पहले इस कुंडली को लेते हैं। इस कुंडली में देखिए, आप आवाज आप लोगों को अच्छे से जा रही है, और खासकर डिस्प्ले आप लोगों को दिख रहा है ना? जी, चलिए ठीक है।
अब इस कुंडली में आप सबसे पहले यह देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं पीड़ित पे, ठीक है। इस कुंडली में आपको लग्नेश किसी प्रकार पीड़ित दिख रहे हैं। नववांश कुंडली के जो लग्नेश हैं वो आपको पीड़ित अवस्था में दिख रहे हैं। लग्न में पे मंगल का प्रभाव जा रहा है, मंगल मारक हैं, मंगल मारक हैं, मंगल का प्रभाव जा रहा है लग्न पे। लग्न और मंगल जो है वो नेचुरली कहा जाए तो मैलेफिक प्लैनेट है। तो मंगल की चीजें हमें यहाँ मिल गई इस कुंडली में। दूसरा, लग्नेश के साथ कौन विराजमान आपको दिख रहे हैं? नवम भाव में केतु बैठे हैं लग्नेश के साथ। दो चीजें आपको सामने दिख गई। तो इस जातिका के कुंडली में, इस जातिका के कुंडली में हमें यह दिखा, मंगल प्रथम भाव को देख रहे हैं। इस कुंडली को आप लोग बना लीजिएगा, नववांश कुंडली को ऊपर लिख लीजिएगा नववांश, और उसके नीचे इन चीजों को लिख लीजिएगा। मंगल प्रथम भाव को देख रहे हैं। क्या मंगल पीड़ित अवस्था में है? कहीं से आपको दिख रहा है कि मंगल पीड़ित हो रहे हैं? गुरु की दृष्टि जा रही है, गुरु इस कुंडली में त्रिसराय है, ठीक है। मंगल गुरु से पीड़ित है। शुक्र केतु के साथ बैठे हैं, लग्नेश जो हैं, शुक्र लग्नेश केतु के साथ बैठे हैं। तीन चीजें क्लियर हो गई इस जातिका को लेकर। अर्थात इस जातिका का जो विवाह है उसमें इस जातिका का खुद का मन हम कहें तो, जैसे व्यक्ति खुद जो होता है वो प्रथम भाव होता है, तो ये जातिका का जो प्रथम भाव है, खुद यह जो व्यक्ति है वो विवाह के पक्ष में नहीं है। एक, दूसरा अब आते हैं इस कुंडली में, क्या सप्तम भाव पीड़ित है? सातवें भाव में कोई ग्रह में नहीं दिख रहे हैं, नहीं। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई क्या सप्तम भाव का लॉर्ड पीड़ित है? सप्तम भाव का लॉर्ड मंगल है, मंगल गुरु से पीड़ित है। और किससे पीड़ित है मंगल? और किन्हीं ग्रहों से आपको मंगल पीड़ित अवस्था में दिख रहे हैं? नहीं। तो यहाँ गुरु से मंगल पीड़ित है। तो अभी एक रूल, अभी हम किस पे बात कर रहे थे कि यदि लग्नेश या लग्न की स्थिति खराब हो आपके नववांश कुंडली में तो आप विवाह से इच्छुक नहीं रहेंगे, ठीक है। विवाह के आप पक्ष में नहीं होंगे। दूसरी हम बात किए, यदि सप्तम भाव पीड़ित अवस्था में हो तो आपका विवाह हो भी जाएगा तो आप उस विवाह को चलाने में असमर्थ हो जाएंगे। आप असमर्थ महसूस करें कि इस विवाह को हम सस्टेन कैसे करें, आगे कैसे लेकर जाएं। तो मंगल पीड़ित अवस्था में है, तो ये जातिका के जीवन में एक समस्या देखने को मिल सकती है विवाह के अंतर्गत, ठीक है। चलिए एक दूसरी कुंडली लेते हैं। ये नववांश कुंडली है, ठीक है। अब इस नववांश कुंडली में देखिए कि क्या लग्न की स्थिति आपको ठीक दिख रही है। जो पिछली कुंडली पे हम बात कर रहे थे उस जातिका के जीवन में दाम्पत्य विवाह हो चुका है, दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या चल रही है।
ठीक है, पूरी तरह समस्या नहीं है लेकिन कुछ समस्या दिख रही है। चलिए अब इस कुंडली बात करते हैं। यह जो कुंडली जिस जातिका की है, इस जातिका के जीवन में अत्यधिक समस्या चल रही है, अर्थात कहें तो अलगाव तक बातें आ चुकी हैं, अर्थात अलगाव हो सकता है। अब इस कुंडली में देखिए लग्न की क्या स्थिति है। लग्न में कौन कौन विराजमान है? लग्न में राहु है, लग्न में गुरु हैं, लग्न में बुध हैं। राहु जो नेचुरली अशुभ है, गुरु अच्छे स्थिति में है और बुध अच्छी स्थिति में है। गुरु कहाँ के लॉर्ड हैं? लॉर्डशिप देखना अति आवश्यक है, वो अशुभ हो रहे हैं या शुभ हो रहे हैं इसके लिए। गुरु त्रिसराय है और एक अच्छा घर भी उन्हें मिला है। गुरु त्रिसराय है, एक उन्हें अच्छा घर मिला है। बुध, बुध भी त्रिसराय है और राहु स्वयं, आप समझ ही रहे हो। तो ये तीन के तीन ग्रह जो यहाँ ऐसी स्थिति में आ गए तो लग्न पूरी तरह पीड़ित हो गया। अब एक बार लग्नेश पर दृष्टि डाल लेते हैं कि भाई लग्नेश कहाँ गए। तो लग्नेश को देखिए, लग्नेश कहाँ बैठे हैं? लग्नेश चौथे में बैठे हैं। लग्नेश पे किसी प्रकार आपको किसी ग्रह की दृष्टि या कुछ आपको दिख रहा है? किसी ग्रह की दृष्टि लग्नेश के ऊपर नहीं है। लग्नेश के साथ भी कोई ग्रह विराजमान नहीं है। तो लग्न यहाँ प्रेत दिख रहा है, तो यह बता रहा है कि विवाह जो है वो, विवाह के इच्छुक व्यक्ति ये नहीं है। एक, दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं हम कि क्या इस जातक का वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो वैवाहिक जीवन को देखने के लिए या विवाह को देखने के लिए हम सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव में कौन बैठे हैं? केतु बैठे हैं। समस्या देने के लिए वो तैयार हैं। उस पर दृष्टि किसकी जा रही है? तीसराय की बुद्ध गुरु की दृष्टि जा रही है, तीसराय बुद्ध की दृष्टि जा रही है, राहु की दृष्टि जा रही है, मंगल की दृष्टि जा रही है। इतने ग्रह की दृष्टि जा रही है। मंगल कहाँ के लॉर्ड हैं? मंगल अच्छी स्थिति में इस कुंडली में हमें दिख रहे हैं। तो इतने ग्रहों का प्रभाव इस जातिका के ऊपर चल रहा है। एक बार दशा को देख लेते हैं कि भाई दशा की स्थिति इस जातिका की क्या चल रही है अभी। अभी दशा जो है वो बुध के अंदर शनि चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी विवाह जो है कुछ हद तक बच के चल रही है कि चलो भाई ठीक है, चल रहा है, बच के चल रहा है। लेकिन जैसे ही केतु की दशा आ जाएगी तो विवाह को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, विवाह को पूरी तरह ये खत्म कर देंगे केतु, जब केतु की दशा इस जातिका के जीवन में चली आएगी। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं विवाह कब होगी। अभी तक तो हमने देखा कि विवाह जो है वो क्यों समस्या दे रहा है, वैवाहिक जीवन जो है वो समस्यादायक क्यों हो रहा है। अब देखते हैं कि विवाह कब होगी। लिखिएगा, विवाह कब होगी। जिस अंतरदशा का संबंध, महादशा में तो विवाह नहीं हम प्रेडिक्ट करेंगे कि महादशा में विवाह हो जाएगी, लेकिन अंतरदशा में जिस अंतरदशा का संबंध सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी से हो, उस अंतरदशा में जातक का विवाह होता है। जिस अंतरदशा का संबंध सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी से हो, उस अंतरदशा में जातक का विवाह होता है, ठीक है। अब इसे हम पुनः एक दो कुंडली पर समझते हैं। एक मेष लग्न की कुंडली बनाइए, मेष लग्न की कुंडली बनाइए। जी, राहु तीसरे भाव में है,
राहु तीसरे भाव में, राहु तीसरे भाव में, मंगल और सूर्य सप्तम भाव में, मंगल और सूर्य सप्तम भाव में, शुक्र गुरु और शनि अष्टम भाव में, शुक्र गुरु शनि अष्टम भाव में, चंद्र बुध और केतु नवम भाव में, चंद्र बुध और केतु नवम भाव में। ठीक है, कुंडली तैयार हो गई। ये जो कुंडली है वो नववांश कुंडली है, D9 है। यह एक फीमेल की कुंडली है। सूर्य की दशा चल रही है। ठीक है, सूर्य की दशा चली, अंतरदशा सूर्य की चली। इस कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं? सातवें भाव में बैठे हैं। तो जब सूर्य की अंतर्दशा इस जातिका के जीवन में प्रवेश की तो इस जातिका का विवाह हुआ। ठीक है, जब इस जातिका के जीवन में सूर्य की दशा प्रवेश की तो इस जातिका का विवाह हुआ। एक दूसरी कुंडली बनाइए। यह कुंडली कन्या लग्न की है। कन्या लग्न की कुंडली है। शुक्र और शनि लग्न में है। शुक्र और शनि लग्न में है। राहु तीसरे भाव में है। बुध छठे भाव में है। सूर्य मंगल और केतु, सूर्य मंगल और केतु नवम भाव अष्टम भाव में है। चंद्रमा गुरु एकादश में है। चंद्रमा गुरु एकादश में। यह कुंडली एक मेल की है। यह भी नववांश कुंडली है, D9 है। जब चंद्रमा की दशा चली तो इस जातक का विवाह हुआ। अब चंद्रमा की दशा में इस जातक का विवाह कैसे हो गया? सप्तम भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। और वो चंद्रमा किसके साथ बैठा है? गुरु के साथ। जब चंद्रमा की दशा आई तो गुरु के रिजल्ट को भी चंद्रमा ने क्लियर किया, दिया। अब कुछ चार्ट पे हम सामने लगा के देखते हैं कि क्या ये चीजें काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आप लोग जो विवाहित हैं वो अपनी कुंडली पे लगा के देखिए, क्या यह काम कर रहा है आपकी कुंडली पे, बताइए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपने चार्ट पे लगा के देखिए, क्या आप लोगों की कुंडली पे यह अप्लीकेबल है, यह काम कर रहा है आप लोगों की कुंडली पे। बताइए। आप लोगों ने लगाया अपनी अपनी चार्ट के ऊपर, क्या यह रूल काम कर रहा है?
आप लोग बताएंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और सूर्य के लिए जो हमने बात किया था, सूर्य नववांश में हो या लग्न में हो या राशि तुल्य नववांश में हो, यदि सूर्य का संबंध सप्तम भाव से हो रहा है, यदि सूर्य का संबंध सप्तम भाव से हो रहा है, तो वो दाम्पत्य जीवन में निश्चित समस्या लेकर आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि समस्या नहीं लाएगा, वो निश्चित समस्या लाएगा यदि सूर्य सप्तम भाव में जा रहा हो किसी भी प्रकार से। चलिए ठीक है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो हम आपको लोगों को दे देते हैं। ये कुंडली जो जिस कुंडली पे हम लोग बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं, ये जो मिथुन लग्न की कुंडली थी जो वर्ग नववांश में, हाँ दृष्टि भी किसी प्रकार संबंध की हम बात कर रहे हैं, दृष्टि भी आप ले सकते हो। जैसे इस कुंडली में देखिए, ये जो कुंडली आपको दिख रही है नववांश कुंडली है, और इसमें आपको दिखेगा शनि की दृष्टि दृष्टि जो है वो कहाँ जा रही है, सप्तम भाव पे जा रही है। इस जातिका का जो विवाह हुआ है वो 2021 में हुआ है। शनि की दशा चली है इस जातिका की जिनमें 7/12/2020 से, और शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे जा रही है, जिसके कारण विवाह संपन्न हुआ। ठीक है, इस कुंडली में देखिए, यह जो कुंडली आपको दिख रही है इसमें इस जातक का जो विवाह है वो 2000 इस जातक का विवाह 2008 में संपन्न हुआ है, 2008 के जुलाई में। ठीक, 2008 के जुलाई में इस जातक का विवाह संपन्न हुआ है। तो 18/3/2008 से मंगल की दशा इस जातक के जीवन में चली, मंगल की अंतरदशा। जी, मंगल की दशा चली। तो मंगल कहाँ बैठे हैं आप देखिए, मंगल कहाँ विराजमान है इस कुंडली में। मंगल जो है वो सप्तम भाव में ही विराजमान है। तो मंगल की दशा में इस जातक का विवाह हुआ। आगे बढ़ते हैं, इस कुंडली में देखिए, इस कुंडली में आप देखेंगे शनि के अंदर चंद्रमा की दशा चली 11/11/2022 से। इस जातक का जो विवाह है वो 18 ये आपका 2022 के फरवरी के महीने में हुआ है। तो चंद्रमा कब तक चले हैं, 2022 के जून तक चले हैं। तो चंद्रमा के दशा में इस जातक का विवाह हुआ। एक चीज और है जो छूट रहा है हम लोगों से, जैसे राशियां जो होती हैं वो पृष्ठोदय उभयोदय राशियां होती हैं, उससे हम डिसाइड करते हैं कि भाई इस दशा में कब होगा, जब दशा प्रारंभ होगी तब होगा या फिर दशा के अंत में होगा, वो राशियां तय करती हैं। तो उस पर कभी हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीजें आप लोगों की क्लियर हुई। आज की कक्षा को लेकर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। अच्छा, ठीक है। कहाँ है विक्रम जी? जी बताइए विक्रम जी गुरु जी, आवाज आ रही है मेरी? बताइए।
अच्छा गुरु जी, आपने जैसे कहा कि सप्तम भाव से किसी ग्रह का संबंध बन रहा तो विवाह हो सकता है, तो क्या इसमें अगर राहु या केतु का सप्तम भाव या सप्तम से संबंध बन रहा तो राहु केतु भी क्या, उनकी दशा अंतर्दशा में भी क्या विवाह हो सकता है कि नहीं? राहु केतु जैसे आप वो गोचर में चलेंगे ना, तो जी। आपको गोचर में दिखेगा कि विवाह या संतान, ये दोनों में राहु और केतु के गोचर का बहुत बड़ा रोल होता है। जी। ठीक है, तो इसके अनुसार राहु केतु को हम यहाँ कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसे हम नहीं लेते हैं। उनका यदि संबंध बन रहा है तो विवाह होगा। जी। हम्म, तो ये सविता जी ने बताया था। क्या सविता जी आपका मिला? ठीक। हाँ सर, हमारा अंतर्दशा शुक्र चल रहा था। शुक्र का दृष्टि सप्तम स्थान पे है और एकादशा भाव का भी लॉर्ड है। चलिए ठीक है। तो विवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी आगे चलेगा, ऐसा नहीं है कि आज ही ये संपन्न हो जाएगा। हाँ बहुत सर, लंबा ये सिर्फ, चलेगा। हाँ बताइए। सर, सिर्फ मुझे वो नवमांश कंसीडर करते वो मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रही है। क्या 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 वो समझ में नहीं आया आपको? वो नवमांश कैसा निकालते हैं, कैसा और डिग्री कैसा लेने का, वो मुझे समझ में नहीं आया। वो प्रथम नवमांश से दूसरा नवमांश वो कैसा नहीं नहीं, गिनते अभी हैं? अभी हमें उधर नहीं जाना है। वो राशि तुल्य नवमांश हाँ है। ठीक है, वो राशि तुल्य नवमांश है। अभी हम हाँ सिर्फ सर। नवमांश की बात कर रहे हैं, राशि तुल्य नवमांश की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ आपके नहीं, नवमांश कुंडली में क्या शुक्र का संबंध सप्तम भाव से है, तो शुक्र की दशा में आपका विवाह हुआ। हाँ सर, चलिए ठीक है। अंतर में, अंतर दशा में सर। हाँ, अंतर में ही, दशा की बात नहीं कर रहे हाँ हैं, सर। अंतर में ही विवाह होगा। हाँ हाँ सर। हाँ, हाँ महादशा सर। 20 साल की होती है, 18 साल की होती है, तो उसमें कैसे विवाह हाँ, होगा? नहीं नहीं, चलो अंतर में। ठीक है ठीक है। मंगल का दशा चल रही थी सर। राहुल जी, आपको मिला क्या आपके कुंडली में? जी बताइए। आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, बताइए। नहीं सर, वो थोड़ा डिग्री का कंफ्यूजन था तो उसको नहीं कर पाया सर। अच्छा ठीक है, कल हाँ देखेंगे हाँ। आपकी कुंडली पे। हम लगेगा, वो अवश्य ठीक। लगेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो हम्म। रूल है वो पूर्णतः एप्लीकेबल है, कभी नहीं नहीं, फेल नहीं रूल तो होता सही है है। सर। हम्म। चलो ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं कक्षा राधे में। राधे सर। ठीक है, राधे ठीक है, राधे। राधे राधे।